सागर हमारे दिलों में समाए, तूफान हमारे इरादों में आए, मन में हमारे ज्ञानोदय हो, जहां से भी गुजरे उजाले रचाए, ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ज्ञान के दीप जलाए, ज्ञान के दीप जला। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, हरिहर। गुड मॉर्निंग हरिहर। गुड मॉर्निंग रौनक भाई, गुड मॉर्निंग अंकित भाई, गुड मॉर्निंग मम्मी पापा हर्षिता सभी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए आज, ठीक है? आपके वीडियोस ऑन कर लीजिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, इसके बाद आगे की क्लास शुरू करेंगे। वापस छोटा सा एक रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, बढ़िया। तो हमने कल बात करी थी 4 विषय क्या हैं, 5 संवेदनाएं क्या हैं, मानवीय प्रवृत्तियां क्या हैं, अमानवीय प्रवृत्तियां क्या हैं, संस्कार किसे कहते हैं। ऐसे करके हमने कुछ 4-5 बातें रखी थी और इसके बाद हमने कहा था कि भाई जो धरती की कहानी है, धरती में क्या क्या चीजें घटी, इसकी भी हमने कुछ थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी, है ना? तो हम आज तो भाई पहला प्रश्न है, 4 विषय क्या हैं? आपका हाथ उठाइए या आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। 4 विषय क्या हैं? यस, हाँ अंकित भाई। वेरी गुड। 5 संवेदनाएं क्या हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श। रूप, रस, गंध, स्पर्श। पहला शब्द है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वेरी गुड, याद तो हो ही जाएगा कल तक, है ना? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बहुत बढ़िया। 4 विषय, 5 संवेदनाएं। हाँ, बोलिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं। हमारे पास 5 अमानवीय प्रवृत्तियां हैं, वो क्या है? 5 अमानवीय प्रवृत्तियां। क्यों बाबा जी कह रहे हैं कि अभी हम बाकी हैं मानवीय गुणों से संपन्न होने के लिए? क्या हैं वे 5 अमानवीय प्रवृत्तियां? रौनक भाई याद है? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अपने आप को जी। 5 अमानवीय प्रवृत्तियां। जिन्हें भी याद है वो अनम्यूट करके बता सकते हैं। क्या है 5 अमानवीय प्रवृत्तियां? देखिए, स्मृति बहुत आवश्यक है, श्रवण के रूप में स्मृति आवश्यक है। हाँ, यस मानसी बहन, बिल्कुल बताइए 5 अमानवीय प्रवृत्तियां क्या हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। वेरी गुड, बताइए। लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये नहीं है, ये हमारे षड रिपु दर्शन में कहे गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य,
ये षड रिपु के रूप में दर्शनों, दूसरे दर्शनों में, आदर्शवादी दर्शनों में कहे गए हैं। बाबा जी ने भी इनको कहा है, लेकिन अमानवीय प्रवृत्तियों के रूप में नहीं कहा है। चलिए निमिषा दीदी, सुबह की नमस्ते, और बताइए नमस्ते सभी। अमानवीय प्रवृत्तियां क्या हैं? अमानवीय प्रवृत्तियां, कल आपने लिखा वही 5 जो नियम के विरुद्ध की प्रवृत्तियां हैं, वही हम्म संग्रह, अविद्या, हम्म द्वेष, हम्म अ, असंग्रह, विद्या, संग्रह है, हाँ, असंग्रह के द्वेष। विरोध में संग्रह, मतलब संग्रह, अविद्या, द्वेष और हमें हमें ना ध्यान से बोलना है, हमें अमानवीय प्रवृत्तियों को बोलना है। हम्म। हाँ, पहली क्या है? पहली है संग्रह, संग्रह, फिर अविद्या, द्वेष, संग्रह, द्वेष, अविद्या, हाँ, अभिमान और अभिमान, भय। हाँ, राइट, ठीक, चलिए जी वापस से एक बार बोलिए, फिर दूसरा कोई बोलेगा, नोट्स बनाते चलिए। यस। जी। संग्रह, हाँ। द्वेष, हम्म अविद्या, हम्म अभिमान और भय। वेरी गुड। संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भय। अंकित जी। भाई बताइए, क्या है हमारी 5 अमानवीय प्रवृत्तियां? संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भय। वेरी गुड। मानसी बहन बताइए, क्या है हमारी 5 अमानवीय प्रवृत्तियां? संग्रह, अविद्या, हम्म अभय, भय, सॉरी, भय तो याद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मेरे साथ बोलिए। देखिए, मेरी मेरी छोटी बहन है, उसका नाम है हर्षिता। आप उससे मिली है ना, डॉली से, हर्षिता से। बहुत छोटी थी, हाँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड में। तो उसको एक बार याद करना था, फल किसी पेड़ के कितने भाग होते हैं। पेड़ में रूट, फ्रूट, ये सब होते हैं ना। तो हिंदी मीडियम पढ़ती थी, तो हमारे यहाँ याद कराया गया, तो उसने एक गाना बना के याद कर लिया उसका। ठीक है, अगर स्मृति में नहीं रहेगा तो कभी वो मनन में जाएगा नहीं, इसलिए स्मृति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसने गाना बनाया, पेड़ के 7 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, बीज। ठीक है, और उसने गाना बना के याद कर लिया, है ना। उसने याद कर लिया, उसको तो याद रहा ही, मुझे याद रह गया। याद करने की कुछ विधियां हमें लेनी पड़ती हैं। बोलिए मेरे साथ, संग्रह, संग्रह, द्वेष, एक साथ बोलिए, संग्रह, द्वेष, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, अविद्या, अभिमान, भय। भय। वेरी गुड, ठीक है। संग्रह, अब देखिए, अब हमने कहा मानवीय प्रवृत्तियां आई हैं, तो मानवीय प्रवृत्तियां क्या हैं वो बताइए। उल्टा करेंगे, संग्रह का उल्टा क्या है? असंग्रह। असंग्रह, संग्रह का उल्टा क्या है? असंग्रह। उसके बाद है द्वेष, तो द्वेष का उल्टा क्या है? स्नेह, स्नेह। स्नेह, स्नेह, असंग्रह, फिर आ गया स्नेह। और उसके बाद अविद्या का उल्टा क्या होगा? विद्या, विद्या, विद्या। वेरी गुड, है ना। अभिमान का उल्टा क्या होगा? सरलता। सरलता, ठीक है, अभिमान का उल्टा क्या है? सरलता। और भय का उल्टा क्या होगा? अभय, अभय। भय। ठीक है, तो मैं अभी आपसे फिर से पूछती हूँ, चलिए मुझे अमानवीय प्रवृत्तियां बताइए। 5 अमानवीय प्रवृत्तियां क्या हैं? संग्रह, द्वेष, अविद्या, संग्रह, द्वेष, अभिमान अविद्या, और भय। अब इसका उल्टा मानवीय प्रवृत्तियां क्या हैं? भय, विद्या, एक एक का उल्टा अभय, करते जाइए दिमाग में, है ना। असंग्रह, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय। हो गए अभय। 5, सिर्फ 5 को याद करना है और फिर उनका उल्टा कर देना है। ठीक है, ये बहुत 5 बढ़िया। बौद्धिक नियम भी है ना, इसलिए उसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बौद्धिक बिल्कुल। नियम है। है ना। तो स्मृति में रहना बहुत जरूरी। स्मृति में नहीं रहेगा तो फिर हम कनेक्ट करते समय फिर कनेक्ट बराबर नहीं होगा, है ना। अभी देखिए, मैं आपको आज की क्लास में कुछ बताऊंगी और चीजें, कि जब अमानवीय प्रवृत्तियां होती हैं तो उनके साथ आवेग जुड़ा रहता है, और उस आवेग के साथ एक समस्या है जो हमें सभी को दिखती है ना, बड़े रूप में दिखाई पड़ती वो। और संवेग है, जब मानवीय प्रवृत्तियां होती हैं तो संवेग प्राप्त होते हैं, और उनको क्या उपलब्धि होती है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको ये वाला चार्ट सिखाऊंगी, और वो दिमाग में फिर कनेक्शन बनना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है जी। रौनक भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस यही बताना था मुझे भी। हाँ। मतलब आपने जो बताया कि अमानवीय प्रवृत्ति क्या है, तो वह है संग्रह, द्वेष, अविद्या, हम्म अभिमान और अभय। और और मानवीय भय, और भय।
अमानवीय भय। है ना, भय। यस, हाँ, अभिमान हाँ, और भय, यस। वेरी और गुड। मानवीय उसकी ऑपोजिट है। तो हाँ असंग्रह, हाँ, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय, वेरी ये गुड। मानवीय प्रवृत्तियां है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और संस्कार किसे कह रहे हैं? संस्कार के लिए एक सूत्र आया है हमारे पास। अमानवीय प्रवृत्तियों से मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जन, है ना, उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर जो हो रहा है, जो परिपाक हो रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? संस्कार। परिपाक मतलब जैसे दूध का दही जम गया ना, उसके बाद दही से दूध नहीं बनता है वापस, है ना। तो इस तरीके का जो चेंज हो रहा है, इसको परिपाक कह रहे हैं, कि मतलब वो वापस उस स्थिति में नहीं जाएगा। ठीक, तो इसका नाम दिया परिमार्जन, उसको हम कह रहे हैं संस्कार। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों में जो परिमार्जन है, उसे ही संस्कार कह रहे हैं, है ना। या इसको ऐसे याद रखिए, अमानवीय प्रवृत्तियों से मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जित हो जाना ही संस्कारित हो जाना है। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, कल का ही रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए, परिणामानुषंगी का क्या अर्थ है? परिणामानुषंगी का क्या अर्थ है? पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में अनुषंगीयता को बाबा जी ने बताया। अनुषंगीयता का क्या अर्थ है, पहले तो ये बताइए जी दीदी। अनुषंगिता मतलब आचरण, आचरण उसका निश्चित आचरण को अनुषंगिता, निश्चित एक आचरण। बिहेवियरल पैटर्न होता है, कोई भी अवस्था का एक बिहेवियरल पैटर्न जो है उसको। बिल्कुल, डेफिनेट बिहेवियर जो आ गया, वो कैसे दिखाई पड़ेगा, उससे कह रहे हैं अनुषंगीता। अनुषंगीता संस्कृत का शब्द है, वो कहता है संबद्ध हो जाना, सम्यक बंधन के रूप में संबद्ध हो जाना, इसको अनुषंगी बोलते हैं। दूसरी बात, अनिवार्य परिणाम आ जाए। कैसा परिणाम? अनिवार्य परिणाम, मतलब वो एक फिर नियंत्रित संतुलित परिणाम उसमें दिखाई पड़ने लगे। इसलिए ऐसी जगहों पर शब्द इस्तेमाल करते हैं अनुषंगीयता। बाबा जी की जो डेफिनेशंस और जो भाषा है ना, वो बहुत सुंदर भाषा है। ठीक, तो अनुषंगी मतलब संबद्ध होना। दूसरी बात क्या है? अनिवार्य परिणाम के रूप में आने वाले को हम कहते हैं अनुषंगी हो जाना। तो अनिवार्य, जैसे कल निमिषा दी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ना, परंपरा कैसे बनती है? तो इसी विधि से परंपरा बनती है। उसके बाद निश्चित आचरण के रूप में, जब निश्चित आचरण होने लगता है, मानवीय मूल्यों में हम जीने लगते हैं या मानवीय प्रवृत्तियों में जीने लग जाते हैं, तो क्या होता है, आगे वाली जनरेशन भी उसी प्रकार से इफेक्ट होती जाती है और मानवीय मूल्यों को अपनाती जाती। एक बहुत सामान्य सूत्र है, कहते हैं हर्ट पीपल, है ना। जो हर्ट हैं वही दूसरों को हर्ट करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो आप कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हो कि जहां संसार में लोग हर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई आगे भी हर्ट नहीं करेगा। इस विधि से वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो नियंत्रित, संतुलित, निश्चित आचरण, इसको हम कह रहे हैं अनुषंगीयता। तो परिणामानुषंगी का क्या अर्थ है, ये मुझे समझाएं कोई। परिणामानुषंगी पदार्थावस्था में देखते हैं, बताइए। कोई भी आपको अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं। रानी बहन, सुमन भाभी और सुरेश भाई, मम्मी पापा, आप भी बताइए, है ना। पदार्थों में, पदार्थावस्था में कह रहे परिणामानुषंगीता होती है, इसका क्या अर्थ है? हाँ भैया, बोलिए अंकित भैया। मतलब एक भी उसमें परमाणु कम या ज्यादा हो जाता है तो उससे उसका आचरण बदल जाता है। वेरी गुड। परमाणु या परमाणु अंश? परमाणु अंश। वेरी गुड, है ना। तो अंशों की मात्रा बढ़ने से अथवा संख्या घटने अथवा बढ़ने से उसका जो आचरण है वो निश्चित हो जाता है ना। अभी भाषा को और परिमार्जित करेंगे, कहेंगे आचरण क्या होता है, निश्चित हो जाता है। यदि 6 वहां पर ये है हमारे पास अंश हैं, तो वो कार्बन की तरह बिहेव करेगा, और कार्बन का बिहेवियर निश्चित है। बदल जाता है की जगह हमें भाषा इस्तेमाल करनी है, अंशों की संख्या बदलने से इसका आचरण निश्चित हो जाता है। हमें पता है वो कार्बन जैसा बिहेव करेगा, हमें पता है वो नाइट्रोजन जैसा बिहेव करेगा, अगर एक अंश आगे बढ़ गया तो। ठीक, बहुत बढ़िया। बीजानुषंगी मतलब बीजानुषंगीयता। बोलिए बोलिए। बीज विधि से जो आगे बढ़ता है प्राण अवस्था में वो दिखाई देता है। यस, जैसा बीज होगा वैसा ही
निश्चित आचरण के रूप में हमें आगे परंपरा दिखाई पड़ती है ना। निश्चित आचरण जैसे करेले का बीज बोया तो करेला उगा, बस सिंपल है ना। वंशानुसंगीता का अर्थ है जो वंश विधि से आगे बढ़े, जो जीव अवस्था में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, जो उनके 4 विषय हैं वंशानुगत विधि से वे निश्चित हैं, ठीक है। संस्कारानुषंगी का क्या अर्थ है? जैसे वातावरण में उसको जो संस्कार मिलते हैं, अभी असंस्कार भी बोले जाते हैं, उसी तरह का उसका बिहेवियरल पैटर्न होता है। वेरी गुड। अब ये एक सेंटेंस को ठीक से पूरा सेंटेंस फ्रेम करके बोलिए, कैसे कहेंगे? संस्कारानुषंगी का क्या अर्थ है? कि जैसा वातावरण में पलता बढ़ता है उसी तरह से उसका आचरण रहता है। जैसे वातावरण उनको संस्कारण, मिलता हाँ ये बात ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं ना ये सेंटेंस ठीक है। संस्कारानुषंगी का क्या मतलब है? संस्कार प्लस अनुषंगी, इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो मानवीय संस्कारों मानवीय में मनुष्य का प्रवृत्तियों आचरण निश्चित है। निश्चित रहता है। बहुत लेकिन ये दोनों चीज ऐसे हैं कि जैसे एकदम निश्चित फ्रेम में बोला जाए तो अभी तो मानवीयता है ही नहीं, फिर भी हम संस्कार बोलते हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि उसका आचरण ऐसे होता है वैसे होता है, हर एक का, कि उसको ऐसा वातावरण मिला तो वो भी संस्कार। तो दर्शन की भाषा में तो वो असंस्कार ही है। अभी कभी भी प्रवृत्ति है कोई दीदी, भी जगह प्रवृत्ति है। प्रवृत्तियां सभी ऐसी अमानवीय ही है। हमारे घरों में भी हम लोग एक लेवल पे ऊपर उठे हैं, सभी घरों में, मतलब एक सो कॉल्ड बिहेवियर एकदम सभ्य समाज जो बोलते हैं उनके घरों में हम बोलते हैं कि ये संस्कारी लोग हैं, संस्कार, लेकिन वो संस्कारी दर्शन के रेफरेंस से बोला जाए तो नहीं है, नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल तो अभी के पैटर्न में बोला जाए तो इस तरह का भी है। और साथ साथ में हम लोग जो दर्शन की भाषा में बोले तो फिर पूरी बात ही अलग से, मतलब बिल्कुल। वो पूरा मानवीयता के संदर्भ में है। हाँ, तो ठीक कह रहे अभी हैं, का बिल्कुल रेफरेंस ठीक है। लेके भी ये बोल सकते हैं कि अभी जो वातावरण में बच्चा पनपता है, जो भी मिला, मतलब मेरे घर में जो बच्चा है उसको 4.5 क्रिया में भी जो मिला, एक लेवल का ऊपर उठना या नीचे जाना, वो उसी तरह से आगे बढ़ेगा, उसका बिहेवियर उसमें दिखेगा। तो हम बोल बिल्कुल सकते हैं कि बच्चे के बिहेवियर से उसके घर वालों का, उसके पेरेंट्स का, उसके जो वातावरण में वो पला बड़ा है वो मिलता है, उसके साथ साथ समाज का वातावरण। ठीक बात है। मैं कितना भी कर लूं, लेकिन बाहर का बाह्य वातावरण है उसको दबाव में लाता है, वो काम करता ही है। तो वो भी असंस्कारी प्रवृत्तियां भी उसमें आ ही जाती है, जो बोला जाए कि नॉन एक्सेप्टेबल, है बिल्कुल ना। नॉन एक्सेप्टेबल है, एकदम एकदम। तो जो निमिषा जी ने बात कही इसको मैं थोड़ा सा कंडेंस कर देती हूँ सबके लिए ताकि सब कनेक्ट कर पाए। एक सूत्र मैंने कल बोला था, जो शॉर्ट एक रील आपके लिए भेजी थी, वातावरण अध्ययन तथा संस्कार के योग फल में परिमार्जन है ना, वो उसी बात को कह रहे हैं। तो वातावरण कैसा हो? मानवीय वातावरण, क्योंकि हमें क्या चाहिए? परिमार्जन चाहिए। दूसरी बात, ये जो हमारा जिसको हम संस्कार कह रहे हैं ना, वो हमारी बुद्धि में स्वीकृत होता है, स्वीकृति होती नहीं। जैसे जो उन्होंने आखिरी बात कही ना, स्वीकृति नहीं होती है। हमारे अंदर जो चेंजेस होते हैं वो कब तक होते रहते हैं? जब तक अंतिम जगह हम ना पहुंच जाएं, तब तक चेंजेस होते रहेंगे। तो मूल प्रवृत्तियों में धीरे 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 चेंजेस होते रहते हैं। जैसे दही में अपन जामन लगा देते हैं, फिर वो रात भर में धीरे धीरे जमता रहता है ना, ऐसी कुछ घटना घटती है। तो जैसे इन्होंने कहा कि कुछ दीदी एक घरों में कहते चीज, हैं इनके अच्छे संस्कार है, मतलब वहां प्रेरणा प्राप्त करने के लिए थोड़ी अनुकूलता है ना। तो इस सूत्र को समझ लेते हैं आप। वातावरण, तो वातावरण 2 विधि से, नैसर्गिक और मानवकृत। नैसर्गिक मतलब एक तो हमारी प्राणावस्था, पदार्थावस्था और जीवावस्था जो है, इनका जो एक ब्यूटीफुल हार्मनी है, इसको कह रहे हैं नैसर्गिक वातावरण के रूप में, ये अच्छा रहे। दूसरी बात, मानवकृत जो वातावरण है, मतलब क्या? शिक्षा व्यवस्था है ना, शिक्षा व्यवस्था और समाज में अभय के रूप में मानवकृत वातावरण किसी भी बच्चे को प्राप्त होता है ना। तो ये वातावरण बढ़िया हो जाए। अध्ययन, तो अध्ययन किसका? सहअस्तित्व का। सहअस्तित्व का अध्ययन का मतलब क्या? रूप गुण का अध्ययन अभी हमारी शिक्षा में हुआ है, स्वभाव धर्म का अध्ययन नहीं करा पाए हैं, है ना। तो स्वभाव धर्म का अध्ययन कराया जाए, तो इसको हम कह रहे हैं अध्ययन। रूप गुण स्वभाव धर्म चारों का, हर एक इकाई के
चारों चीजों का चारों आयाम में अध्ययन कर लिया जाए, हर एक इकाई को हर एक दिशा देश कोण परिप्रेक्ष्य के आयाम के हिसाब से देख पाए, इसको कह रहे हैं अध्ययन हुआ। और संस्कार किसके, तो जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो विधि से, जो हमारी पूर्व परंपरा है ना, उसके संस्कारों से प्रेरणा रूप में प्राप्त होते रहते हैं ना, संवेग हमको प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों के योग फल में सामने वाली इकाई में परिमार्जन होता है। ठीक, इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपके ध्यान में आ गया। और दूसरी ये बात सभी लोग ध्यान में लीजिए कि जैसे उन्होंने कहा ना कि हमारे समाज में भी ये शब्द चल रहे हैं और बाबा जी भी ये शब्द कह रहे हैं, तो इनका भी एक भेद अपने दिमाग में रखते जाइए। ठीक है, कि यहाँ पे संस्कार किसको कह रहे हैं, है ना, वहां पे बहुत लूजली यूज कर रहे हैं भाषा को। ठीक है, यहाँ जो पर दीदी हम लोग सो कॉल्ड बोलते हैं ना, कि सो जी। कॉल्ड बोल देते हैं कि संस्कारी है, ये है, वो है, जो अभी प्रियहित लाभ में एक लेवल का प्रिय है, एक लेवल का एक कॉमन प्रिय जो होता है, कॉमन लाभ मतलब पूरे समाजों में मैं देखती हूँ कि कोई समाज का झुकाव सिर्फ लाभोन्माद की तरफ है। उसके साथ साथ घर में जैसे स्वधन स्वनारी वाला पोर्शन तो सभी जगहों पे अभी अच्छा भी, मतलब एक लेवल पे अंदर तो ऊंच नीच चल रहा होता है, लेकिन बाह्य जो एकदम प्योरली बोला जाए ना कि कैरेक्टर का कोई मूल्यांकन हमें करना है, मतलब 100 आदमियों का, तो 100 में से 90 जन तो ऐसे ही मिलेंगे कि वो एक निश्चित आचरण से ही जी रहे हैं, भले ही अंदर कुछ चल रहा हो या कोई, मतलब एकदम खुला बोलूं तो लोग पॉन भी देख लेते होंगे, लेकिन बिहेवियर पैटर्न बाहर उनका ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग उसको संस्कार बोल देते हैं एक बात। सही बात और है, यहाँ बिल्कुल सही। संस्कार तो इतना भेद परखना भी हमें जरूरी है, लेकिन वो जैसे जैसे दर्शन से जुड़ते जाते हैं अंदर पता रहता है, लेकिन बाह्य जो लैंग्वेज लिंग्विस्टिकली बोला जाए उस लेवल पे आना है तो एवरेज 3 to 5 years का दर्शन का संपर्क सतत रहता है, तब हम ये भेद परख पाते हैं। और हमारा भी एक अध्ययन बोलो या एक निरीक्षण बोलो या परीक्षण बोलो, वो हो जाता है, बराबर, एकदम ठीक। सर्वेक्षण हो जाता है। दूसरी बात आपने जो बताई वो बुद्धि लेवल की बात है, जिसको सभी को, मतलब हर एक मन का एक ग्राहिता है, उसी तरह बुद्धि सत्यग्राही है, तो सत्य ही स्वीकार करता है। तो रूप गुण अकेला स्वीकार नहीं होता, वो स्वभाव और धर्म तक नहीं जाएंगे तब तक अंदर की पीड़ा या अंदर का विरोध, अंदर का कुछ है वो बना रहता है सभी के अंदर, तब तक हमारी खोज चालू रहती है बिल्कुल, ना। तो बिल्कुल, ये भी एकदम। मेरे ध्यान में जो आया वो मैंने ऐड किया है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, है ना। बढ़िया, सभी को क्लैरिटी आ गई होगी मुझे लगता है इस कन्वर्सेशन से। ठीक है, तो संस्कारानुषंगीता बात पकड़ में आ गई, बढ़िया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कल आप कितने ध्यान से कहानी सुन रहे थे? धरती कितने साल पुरानी है बताइए मुझे, कितने लोगों को याद है? सबसे पहले 4.5 अरब। बहुत बढ़िया, ये बताइए कौन सा ग्रह जो है वो गर्म है और कौन सा ठंडा था कल की कहानी में? शुक्र गर्म था, मंगल ठंडा था। वेरी गुड। धरती का व्यास कितना है, डायामीटर कितना है? 12,000 किलोमीटर करीब करीब। बहुत बढ़िया। और कितने सालों तक बारिश होती रही धरती पर? दीदी उसमें आपने बताया था हजारों, लेकिन मैंने सुना ना फिर से वापस, तो उसमें हजारों और करोड़ों दोनों बोला हुआ है। नहीं, हजारों करोड़ों, उसमें सैकड़ों हजारों साल बोला है। नहीं आप सुनिएगा, मैंने वापस सुना था। अच्छा। तो उसमें हाँ, सैकड़ों, हजारों और करोड़ों, वो तीनों चीज बोली हुई है इसके अंदर, वीडियो के अंदर। अच्छा, बोली होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे बोलते समय ना सुन के लिखा है यहाँ पर, तो मैं अच्छा। फिर से सुन लूंगी, लेकिन यही है, सैकड़ों हजारों सालों तक बारिश होती रही। हाँ मतलब कोई भैया ने कल करोड़ों बोला था, लेकिन उसमें भी मैंने भी सुना लाखों बोला वापस था। एक बार। हाँ तो कल उसमें, अंकित ने लाखों बताया था एक्चुअली। हाँ बस वही लाखों के करोड़ों ने, उसमें तो करोड़ों बोला हुआ है शायद। सैकड़ों, हजारों और करोड़ों बोला हुआ है। हाँ था ना? लेकिन मैं एक बात जो समझी पूरे वीडियो में, देखिए एक पैटर्न भी पता चलता है कि कितना श्रम हजारों करोड़ों लाखों अरबों साल पुरानी धरती पे करोड़ों साल लग गए मानव के प्रकटन तक। इतना श्रम धरती ने कर लिया या कुदरत ने कर लिया, और बाकी मानव के आने के बाद का श्रम बहुत, मतलब इतना छोटा स्पान दिया है उसको उन्होंने भी,
जो श्रम भी कहाँ वीडियो है? बनाए हैं। मानव के आने के बाद श्रम कहाँ है? आप ये भी तो बहुत हाँ वही विचार तो करने बोला, की बात है। तो वही तो बोला कि हाँ, वो उस उन्होंने भी इतना ही बताया। देखो हाँ, उनको दर्शन पता नहीं है, दर्शन की लैंग्वेज पता नहीं है, लेकिन जो कंटिन्यूटी मतलब जो कुदरत में डिजाइन है वो उनमें भी उन्होंने इसी तरह से पैटर्न से बनाया। वो यस, मिनट कम थे, हार्डली 3 या 4 मिनट्स का, और बाकी का पूरा बड़ा वीडियो था। हाँ, तो एक बात वो भी ध्यान पे आई कि उसके बहुत बाद वो बहुत पूर्णता बढ़िया। आ गई, विकास पूर्ण हो गया। तो फिर तो मानव को जो करना है वही, उसी पे चर्चा हो सकती है, उसी पे बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं और बड़े बन सकते हैं अमानवीय आज प्रवृत्तियों के। आगे आगे अभी सुनाऊंगी आपको। यहाँ पर जो निमिषा जी ने बात कही उसमें ध्यान देने लायक एक बात है। हम में से जो लोग दर्शन से परिचय है जिसका, वहां पर एक शब्द आता है श्रम मूल्य, श्रम का मूल्यांकन। अभी हम जो स्थिति में जैसे भी मूल्यांकन करते हैं, जिस भी किसी भी चीज की कीमत लगाते हैं ना, उसमें धरती का श्रम कभी नहीं जोड़ते, प्राणावस्था का श्रम कभी नहीं जोड़ते, जीवावस्था का श्रम कभी नहीं जोड़ते, जबकि वास्तव में हर एक इकाई ने, एक एक परमाणु ने, एक एक अंश ने हमारे आने के लिए पूरा रास्ता हमें दिया है, पूरा रास्ता दिया है। देखिए ये एक पेन है जिससे मैं लिख पाती हूँ, क्योंकि इसमें जो लगे हुए एक एक वस्तु है ना, उसका आचरण निश्चित है। मुझे पता है मैं इसको दबाऊंगी तो ये नीचे जाएगा नियम पूर्वक, और एक इसमें से निब आएगी और मैं उससे लिख पाऊंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम मूल्यांकन करते हैं ना, वास्तविक मूल्यांकन में पहुंच पाते हैं। इसलिए यह कहानी आपको सुना रही हूँ। जब आप समाजशास्त्र और जनवाद पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मुझे ये कहानी से ये ध्यान में आया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कौन सा जीव है, उभयचर जीवों की आगे की कड़ी बनने के लिए कौन सा जीव जो है वो धरती पर आया, पानी से धरती पर आया? कौन सा जीव आया? मछली। मछली। बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए अब आप सभी इस कहानी, आगे की कहानी को खूब ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मैं बीच में रोक रोक के पूछूं, है ना। पहला काम जो मैं चाहती हूँ वो ये हो जाए कि हम सभी की स्मृतियों में चीजें बैठने लग जाएं। वापस पूछूंगी, ठीक है। चलो ध्यान से सुनिए, नोट्स लेते जाइएगा। पानी में रोशनी कम, मछली की आंख गेंद जैसी, पुतलियां बड़ी, फिक्स्ड, आगे पीछे करके फोकस। लॉरिस मछली से बहुत अलग, जमीन पर, पेड़ के ऊपर, निशाचर, लेकिन आंखें गोल, बड़ी, फिक्स्ड, चारों तरफ देखने के लिए घुमाती है गर्दन। बिल्कुल उल्लू की तरह। उल्लू लॉरिस और मछली से अलग, लेकिन आंखें उनके जैसी ही। पृथ्वी पर जीवों की आंखों को ही देखा जाए तो एक अजूबा नजर आता है, अनोखी विविधता, हैरान करने वाली। पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात उनकी समानता। अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले अलग अलग जीव, अलग अलग स्पीशीज, जो ढल गई हैं अलग अलग रूपों में। बन गई है विविधता समानता के साथ। क्या है कारण? क्या ये कि सब जीवन की जड़ें एक ही हैं? कैसे हुई है जीवन की उत्पत्ति? कैसे बनी है विविधता? कैसे बना है निर्जीव से जीवन? कैसे हुआ है जन्म जीवन का? पुरातन समुद्र, 420 करोड़ साल पहले का समुद्र, बेजान रसायनों का घोल, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, साइनाइड्स, बहुत से रसायन, पर मुक्त ऑक्सीजन नहीं। अलग थी पृथ्वी। बेजान, मुर्दा,
गर्म। इसी पुरातन समुंदर में अजब हालात के बीच रसायन साथ जुड़ गए, बन गए जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की लंबी कड़ियां। ये ब्लॉक अपनी कॉपी बना सकते थे, एक से अनेक हो सकते थे। यही ब्लॉक जुड़े बने प्रथम जीव, एक कोशिका वाले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पनपते गए पुरातन वातावरण में। विषम परिस्थितियां थीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मार, ओजोन परत अभी बनी नहीं थी। फिर 280 करोड़ साल पहले उत्पत्ति साइनोबैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गे, फोटोसिंथेसिस में सक्षम शैवाल। ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ते। करोड़ों वर्ष पुरानी ये घटनाएं भला किसी को कैसे मालूम? इनका सबूत पृथ्वी पर मिले ये प्राचीन जीवाश्म स्ट्रोमैटोलाइट, पृथ्वी के सबसे पुरातन फॉसिल, पत्थर की परतों में कैद ब्लू ग्रीन एल्गे। यही शैवाल जिन्होंने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन जो आने वाले सब जीवन की नींव बन गई। ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण बनने में लगे करोड़ों वर्ष, एक बहुत लंबा समय। धरती पर जीवन चक्र चल चुका था। शैवाल की चटाइयां समुंदरों में बिछी थी। मंच तैयार था ऑक्सीजन में सांस लेने वाले बहुकोशीय जीवन के जन्म का। फर्स्ट मल्टीसेल्युलर लाइफ, नरम शरीर वाले जीवों की उत्पत्ति। आज के स्लग्स, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, सी एनेमोन, इनके प्राचीन रूप उथले समुंदर में बन गए। ये था जीवन का बिग बैंग, विविध पुरातन प्राणियों की उत्पत्ति का समय। ऐसे जो तैर सकते थे, रेंग सकते थे, संघर्ष कर सकते थे। जीवन का संघर्ष। नियम बन रहे थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट। परिस्थिति में बने रहने योग्य ही जीवित रह सकता था। कैसे होता है किसी नए जीव का जन्म? उत्पत्ति का विज्ञान सरल। सारा जीवन कोशिकाओं का बना है। हर कोशिका के अंदर निर्जीव मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं जीवन का आधार। हर कोशिका के अंदर डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी में कैद जीवन की रूपरेखा, उसका खाका, ब्लूप्रिंट। यही डीएनए प्रजनन के समय बंटते हैं 1 से 2। इसी समय होता है उत्परिवर्तन, बदलाव, म्यूटेशन। कारण सरल। कई बार दोनों कॉपी बिल्कुल एक जैसी नहीं बनती, बन जाते हैं नए रूप, रंग, आकार। कई बार इतने अलग कि बन जाता है एक बिल्कुल अलग जीवन का रूप। म्यूटेशंस योजनाबद्ध नहीं, बल्कि रैंडम, एक इत्तेफाक, खेल के पासे की तरह। जैसे ये स्लग एक ही पूर्वज से पनपे, एक बन गया सफेद काले धब्बों वाला, दूसरे को मिल गया बिल्कुल अलग रूप, भूरा रंग, साथ में सफेद बॉर्डर। दोनों एक ही परिवार के सदस्य, पर बन गए अलग अलग स्पीशीज, प्रजातियां। बात प्राचीन समुंदर की। धरती पर अब भी परिस्थिति विषम। म्यूटेशन से बने कुछ ऐसे प्राणी जिनमें बचाव के साधन थे। शरीर पर कवच धारण करे ट्राइलोबाइट्स पनपने लगे। प्रथम कवचधारी। ये रेंगते, तैरते, समुद्री तल की मिट्टी को छानकर पेट भरते। विविध सरल समुद्री जीव ट्राइलोबाइट्स, इनका ही था बोलबाला। लेकिन नरम शरीर वाले प्राणी भी साथ साथ पनपते रहे। सारा जीवन अब भी पानी के अंदर सिमटा था। ये जीवाश्म 50 करोड़ साल पुराने ट्राइलोबाइट्स के। कुछ ऐसे ट्राइलोबाइट्स जो पत्थर में कैद हो गए, बन गए जीवन के जन्म की कहानी का एक पन्ना, एक सबूत।
प्राचीन समुद्र तल अब भी गर्म, शैवाल बढ़ रहे थे, वातावरण में ऑक्सीजन भी। यही समय था कोरल के जन्म का। कोरल थे जानवर जो दिखते थे पौधों जैसे। कैल्शियम कार्बोनेट का बाहरी ढांचा इनके शरीर को देता था सुरक्षा। कम गहरे समुद्र के तल में पेड़ की तरह चिपके कोरल अपने लहराते टेंटिकल से खाना पकड़ते और बीच में स्थित मुंह के अंदर धकेल लेते। रंगीन और पुरातन कोरल जो आज भी धरती के समुद्रों में बने हुए हैं। आज की कोरल कॉलोनीज में झींगे, केकड़े, कई तरह के क्रस्टेशियंस। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं, पर है बाहरी कठोर कवच। यही परिवार पनपा था पुरातन समुद्र में। इनके रूप रंग आज के सदस्यों से काफी अलग। इनका जन्म भी उथले समुद्र में। पुरातन क्रस्टेशियंस के शरीर पर कठोर बाहरी कवच थे। पाँव में बहुत विविधता थी। ये भी समुद्री मिट्टी छानकर पेट भरते थे, कुछ करते थे शिकार। ये समय था ट्राइलोबाइट्स के राज्य का। इस समय के राजा ट्राइलोबाइट्स को इन्हीं क्रस्टेशियंस ने चुनौती दी। टक्कर बराबरी की नहीं थी। क्रस्टेशियंस ज्यादा विकसित, मजबूत, हथियारों से लैस, ढले हुए। प्रतियोगिता शुरू। ट्राइलोबाइट्स धीरे धीरे खत्म होने लगे, एक्सटिंक्ट हो गए। यही है उत्पत्ति की कहानी। कोई पास, कोई फेल। जो फेल होता है वो खत्म हो जाता है, विलुप्त। कारण या तो परिस्थिति इतनी बदल जाती है कि वो बना नहीं रह सकता, या फिर उससे बेहतर ताकतवर रूप उसे रहने नहीं देते। उत्पत्ति का यही नियम, भविष्य से अनजान, बीते समय पर, अतीत पर आधारित, सिर्फ वर्तमान की प्रक्रिया। जमीन आज से बिल्कुल अलग, समुद्र भी। इसी प्राचीन समुद्र में उत्पन्न हुआ पहली रीढ़ की हड्डी वाला जीव। हड्डियों का ढांचा शरीर के अंदर, ढांचा जो उन्हें देता था मजबूती और गतिशीलता। यही थे मछलियों के पूर्वज। उनके शरीर पर छिलके पानी में रहना आसान बनाते। इनके जबड़े नहीं थे। जीवन की उत्पत्ति एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, बहुत धीमी, करोड़ों वर्षों में फैली हुई। प्राचीन धरती पर पानी में जीवन पनपता रहा, विविधता बढ़ती रही। धीरे धीरे जमीन भी स्थिर होने लगी। वातावरण में अब बाहरी ओजोन परत बन चुकी थी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मार से पृथ्वी अब सुरक्षित थी। क्या यही कारण था कि पहले पहले जमीनी पौधे पनपे? शैवाल जो अब तक उथले पानी में सिमटे थे, जमीन पर आ गए। जमीन अब तक बंजर, वीरान, पथरीली, हरी होने लगी। जीवन के लिए एक नया मौका। चालीस करोड़ वर्ष पहले आज के बिच्छू, मकड़ियां, सेंटीपीड और कई किस्म के कीड़े मकोड़ों के पुरातन रूप जमीन पर आ चुके थे। पृथ्वी पर बढ़ते पनपते पौधे उनका खाना। हर पौधा, हर प्राणी बना रहा था अपनी पहचान, तलाश रहा था अपनी जगह, एक नीश। कुछ पौधों को खाते तो कुछ में सामान जुट रहा था पौधों को खाने वालों को खाने का। कुछ 36 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी जानी पहचानी सी लगने लगी। विविध कीड़े मकोड़े जमीन पर आ चुके थे। कुछ मिट्टी में रहते तो कुछ पौधों के ऊपर। सब जिंदा रहने की होड़ में बदलते, ढलते, रिश्ते बनाते। क्योंकि प्रकृति का एक ही नियम,
बदलाव। इस समय के समुद्र में शार्क का रूप, सबसे बड़े शिकारी की जगह शार्क हथिया चुके थे। रीढ़ की हड्डी और जबड़ों वाली विविध मछलियां। ये युग मछलियों का ही था, पानी में रहने के लिए सक्षम, अलग अलग गहराई पर कब्जा करती पुरातन मछलियां। पानी में प्रतियोगिता बढ़ती गई, बदलाव होते रहे, नई नई स्पीशीज बनती रही। नई स्पीशीज मतलब ऐसी विविधता की उत्पत्ति जो अपनी अलग पहचान बना ले, एक दूसरे से इतनी अलग कि एक साथ प्रजनन असंभव हो जाए, उनका जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से अलग हो जाए। इसी समय बनी एक और अलग स्पीशीज। समुद्र का पानी अब भाटा में पीछे जाता तो कुछ वहीं रुक जाती। गीली मिट्टी में सांस लेने वाली मछलियां बन गए थे मड स्किपर। पानी के बाहर जमीन पर जिंदा रहने वाले पहले रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी। ये प्राणी जमीन और पानी दोनों में जिंदा रह सकते थे। आज के एम्फीबियंस, मेंढक और टोड। किसी भी प्राणी का जिंदा रहना उसके प्रजनन पर टिका है। एम्फीबियंस में एक कमी, उनके प्रजनन के लिए पानी जरूरी था। उनके बाल रूप दुम वाली मछलियों की तरह टैडपोल। इसी समय जमीन पर पौधे आने लगे, फर्न्स, मॉसेस, लाइकेंस। जमीन पर हरियाली फैल रही थी। ये सरल पौधे थे, बिना बीज वाले। इनका प्रजनन स्पोर, बीजाणुओं के माध्यम से। जिंदगी की होड़ बढ़ रही थी, नए अवसर पनप रहे थे, जरूरत नए घर ढूंढने की। पंख बनाए, एक नई शुरुआत उड़ान के साथ। विशाल ड्रैगन फ्लाइज, पंख 70 सेंटीमीटर लंबे। इस समय के कीड़े आज की तुलना में बहुत बड़े। उस समय के वातावरण में भरपूर ऑक्सीजन थी, आज से कहीं ज्यादा। कोई 32 करोड़ साल पहले मंच तैयार रेप्टाइल्स के लिए। सरीसृप, रेंगने वाले, जिंदा रहने की जबरदस्त तैयारी, बहुत सक्षम। सबसे बड़ी ताकत उनके अंडों पर कवच। ये सफल प्राणी थे। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए उस समय के हालात में जीवन के लिए ढले हुए। ये इस समय के सबसे ताकतवर प्राणी। पृथ्वी के इतिहास का ये युग उनका था। एज ऑफ द रेप्टाइल्स, सरीसृप का राज्य। क्या यह इत्तेफाक ही था कि प्राणियों के अंडों पर बने कवच और इसी समय काल में पौधों ने भी बदल लिया प्रजनन का तरीका? यही समय था जब पौधे भी ताकतवर होकर पेड़ बन रहे थे। जिम्नोस्पर्म्स, बीज वाले पहले पेड़। लेकिन ये बीज आज के फलदार बीजों से अलग। बीज नंगे थे, बिना किसी कवच के। कोई 25 करोड़ साल पहले आ गया डायनासोर्स का राज्य। पृथ्वी पर ये हो गए हावी। तैरते, दौड़ते, रेंगते, उड़ते डायनासोर। कुछ शाकाहारी, कुछ शिकारी। डायनासोर्स भारत में भी थे। गुजरात में मिले हैं राजासोरस नर्मदेंसिस के जीवाश्म। ये टीरेक्स की तरह खूंखार थे। डायनासोर्स का राज्य ही था धरती पर जीवन की उत्पत्ति की कहानी का सबसे अनोखा पन्ना। इसी समय बने फूलों वाले पहले पौधे और फूलों के साथ पनपी तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां, चींटे चींटियां। विविधता बढ़ती गई। धीरे धीरे रिश्ते बनते गए, धीरे धीरे समय के साथ। विविधता बढ़ी, प्रतियोगिता भी। बदलाव होते रहे। समय था
एक बड़े बदलाव का। आ गए वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले जीव, ऐसे जीव जो अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित कर सकते थे। आसमान में अधिकार एक नया अवसर था। उड़ने वाले डायनासोर से आए प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स, हल्के शरीर, पंख, खोखली हड्डियां। फिर प्रथम मैमल्स, स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पोषण देते, शरीर पर बाल और तापमान नियंत्रित रखने की क्षमता। लेकिन राज्य डायनासोर का ही। जमीन स्थिर नहीं थी, पैंजिया टूटने लगा। फिर एक विशाल एस्टेरॉइड जमीन पर गिरा। धूल ही धूल, मौसम बदला, खाना कम। डायनासोर, साथ में उस समय के ज्यादातर प्राणी खत्म होने लगे। ढलने का समय ही नहीं मिला। 6.5 करोड़ साल का राज्य खत्म, पृथ्वी बदल गई थी। ये था एक मैस एक्सटिंक्शन। डायनासोर के अंत में है सृष्टि का नियम। ताकतवर का अर्थ ना शक्ति ना आकार, सिर्फ अडेप्टेबिलिटी, मौजूद परिस्थितियों में जिंदा रहने की क्षमता। वो क्षमता जो उस समय के पेड़ पौधों में बढ़ती जा रही थी। उनकी विविधता और आकार बढ़ रहे थे। प्राणियों के लिए जुट रहा था खाना। डायनासोर्स की हार, मौका स्तनधारियों का। अब तक आकार में छोटे, कम खाने की जरूरत वाले प्राचीन स्तनधारी पनपने लगे। उनका समय था अधिकार जमाने का। उनके आकार बढ़ने लगे, वो धरती पर हावी होने लगे। 6.5 करोड़ साल पहले विशाल स्तनधारी धरती पर आ गए थे, साथ में बंदरों के पूर्वज भी। धीरे धीरे विविधता बढ़ रही थी। आज के गिलहरी और खरगोश जैसे कुतरने वाले जीवों के प्राचीन रूप बन रहे थे। 5 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स के प्रथम रूप बन गए। इनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी उंगलियां, उनके घर पेड़ों के ऊपर। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, करोड़ों वर्षों के समय काल में निर्जीव से जीवन का जन्म और फिर अजब विविधता का एक क्रमबद्ध विकास, सीढ़ी नुमा प्रक्रिया नहीं, बस जीवन के बने रहने की होड़, जिसमें जो जीता वही सिकंदर। म्यूटेशन से बनते हैं नए रूप और ये नए रूप बदलती परिस्थिति से मिलाते हैं ताल। कौन बना रहेगा और कौन हो जाएगा खत्म, ये चुनाव करती है प्रकृति। यही है नेचुरल सिलेक्शन। नियम जो समझा और समझाया महान जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने। समझते हैं उदाहरण के साथ औद्योगिकीकरण से पहले का इंग्लैंड। यहां पेड़ों पर रहते सफेद और स्याह चितकबरे पतंगे। उनमें अधिकांश के रंग हल्के ज्यादा, स्याह कम, ताकि तब के पेड़ों के तनों में छिपकर बैठ पाएं। फिर फैक्ट्रियां बढ़ी, हवा प्रदूषित होने लगी, पेड़ के तनों का रंग गाढ़ा पड़ने लगा। पतंगों में भी दिखा बदलाव। अब गाढ़े रंग वाले पतंगों की संख्या बढ़ गई, हल्के रंग वाले कम। फिर हुआ आधुनिक तकनीक से प्रदूषण कम, हवा साफ हुई तो तने एक बार फिर हल्के पड़े। पतंगों में भी बदल गए रंग, एक बार फिर हल्के रंग वाले पतंगे बढ़ने लगे। इस वैज्ञानिक शोध के आंकड़ों में साफ दिखता है पतंगों में परिवर्तन। आंकड़े जो दिखाते हैं उत्पत्ति का नियम, नेचुरल सिलेक्शन, वही नियम जो काम कर रहा था 4 करोड़ साल पहले भी। जमीन पर जीवन बढ़ता जा रहा था। अब कुछ स्तनधारी वापस पानी में, उनके हाथ पांव की जगह फिन्स बन गए प्रथम वेल। पृथ्वी के सबसे बड़े स्तनधारी ने पानी के ऊपरी उछाल को प्रयोग करना सीख लिया। स्तनधारी तो उल्टा लटकने वाला चमगादड़ भी, अकेला उड़ने वाला स्तनधारी। लेकिन एमू उन कुछ एक पक्षियों में जो उड़ते नहीं। ये प्राणी बताते हैं अडेप्टेशन का खेल। इसमें जरूरी नहीं कि ताकत बढ़े, क्षमता बढ़े, ये तो बस परिस्थितियों के अनुरूप जिंदा रहने की जरूरत है। 3.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर घास बन चुकी थी। यह समय था नए रिश्तों का। उत्पत्ति का समय काल कुछ ऐसा
2 करोड़ साल पहले चिंपैंजी पृथ्वी पर आ गए, इंसान के करीबी रिश्तेदार। 75 लाख साल पहले मानव और चिंपैंजी एक ही पूर्वज से अलग हो गए। प्राइमेट्स का ये परिवार एक ही जड़ से जन्मा तो है, लेकिन हर कोई बिल्कुल अलग। 70,000 साल पहले एक और बदलाव, पृथ्वी ठंडी पड़ने लगी। एक और आइस एज, हिम युग की शुरुआत। पृथ्वी पर हालात बदल रहे थे। इस समय सेबरटूथ टाइगर जैसे खूंखार शिकारी, विशाल ताकतवर स्तनधारी जैसे वुली मैमथ, स्लॉथ बेयर और मैमथ, ये सब प्राणी धरती से खत्म होने लगे। एक बार फिर किसी का अंत किसी और के लिए अवसर था, क्योंकि धरती का एक ही नियम, बदलाव। मानव के पृथ्वी पर आने में लगे करोड़ों साल। प्रथम जीवन 420 करोड़ साल पुराना, लेकिन आज जैसा मानव बना सिर्फ 2 लाख साल पहले ही। पृथ्वी पर आज बसने वाला हर जीव लाखों करोड़ों वर्षों की सतत प्रक्रिया, उत्पत्ति का नतीजा। अगर पृथ्वी पर जीवन को बने रहना है तो जरूरी है कि जीवन का ये खेल बेदखल चलता रहे। जीवन अपने ही ताल पर बदलता रहे, ढलता रहे, पनपता रहे, उसका जन्म होता रहे। ओके, कैसी लगी आपको धरती पर ये जीवन की कहानी? खूब ध्यान से सुना होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। तो मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ फिर, है ना? देखिए, इस पूरी कहानी को ध्यान में लेना और इसमें ये देख पाना कि कैसे यहाँ पर मात्र रूप और गुण का अध्ययन हो रहा है, और जब दर्शन में कहानी लगभग सेम है, लगभग सेम नहीं तो सिमिलर कहानी है जो बाबा जी ने कही है, लेकिन वहां पर वो स्वभाव के अध्ययन के साथ बोल रहे हैं। स्वभाव मतलब क्या? प्रयोजन क्या है? हर एक चीज का एक प्रयोजन है ना? जब ये कह रहे हैं ना कि लॉ ऑफ सर्वाइवल है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति एक बड़ी क्रूर चीज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा और सबको मार रही है और कुछ कुछ घट रहा है इस तरीके से। तो बाबा जी बात कह रहे हैं कि सब चीजें क्या है, एक दिशा में, सब कुछ एक दिशा में जा रहा है। उस दिशा में जाने के क्रम में एक घटनाक्रम हो रहा है ना? और वो सब कुछ एक दिशा में जाने के लिए हो रहा है, रैंडम नहीं है। जैसे म्यूटेशन को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रैंडम है, कोई योजनाबद्ध नहीं, केओटिक है, ऐसा नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं ये उत्सवशीलता। उन्होंने म्यूटेशन को ये नहीं कहा कि इत्तेफाक है या रैंडमली हो रहा है, उन्होंने कहा उत्सवशीलता है ना? उत्सवशीलता मतलब अब ये परंपरा बन जाएगी, अब एकदम स्टेबल हो गई है, उसके आगे कुछ होना है, वो भी किसी प्रयोजन के अर्थ में। ठीक, चलिए, तो पहला प्रश्न है, राजेसोरस डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? किस जगह, कौन से राज्य में? गुजरात में। गुजरात में, यस, याद रखिएगा, है ना? यहाँ पर भी डायनासोर्स हुआ करते थे, है ना, जहाँ हम खड़े हैं, बैठे हैं आज। ठीक, कौन से वो जीव थे जिनके अंडों पर कवच आए? अंडों पर कवच आए, एक समय में ऐसा हुआ कि अंडों के ऊपर कवच आने लगे। कौन से वो जीव थे जिनके अंडों पर कवच आए? मैमल्स थे? बताइए जी रणछोड़ भाई। हाँ, जिसको याद हो बताए। मगरमच्छ। मगरमच्छ थे, बिल्कुल सही है। उनकी ब्रॉड कैटेगरी बताइए। मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, है ना, या फिर और कुछ हैं? रेप्टाइल बोलेंगे, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीव। ठीक है, ठीक है, आपने सही उत्तर दिया एक तरीके से। जैसे चूहा। चूहा जैसे। चूहा मैमल है। मैमल मतलब स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, उसको मैमल्स अथवा स्तनधारी बोलते हैं। मनुष्य भी एक स्तनधारी है। ठीक है, अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स क्या है? एक शब्द आया था, एक प्रकार का पेड़ है ना, वहां अंडों के ऊपर कवच आने लग गए, और जैसे हमारे पास अभी तक हम बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, उनके ऊपर एक कवच रहता है बीज के ऊपर, है ना, जैसे करेले को अगर सुखाओ तब एक कवच रहता है और अंदर बीज रहता है। जिम्नोस्पर्म एक खास प्रकार के पौधे हैं
उनके बीज कैसे होते हैं? विदाउट शेल्स, विदाउट विदाउट यस शेल्स। यस, है ना? तो ऐसे ही कह रहे नंगे बीज हैं, वो अपने आप ही झड़ के गिर जाते हैं कहीं कहीं और जल्दी लेकिन से दीदी उगाते एक मुझे एक कुतूहल हुआ है इसमें कि जिम्नोस्पर्म पहले आ गए विदाउट शेल्स हैं। और फ्लावर्स उसके बाद में, तो आफ्टर फ्लावरिंग देयर इज शेल, वो कहानी मतलब बॉटनी का सब्जेक्ट है पूरा। हाँ 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 लेकिन मुझे इसका मतलब जो सीक्वेंस देखा उसमें, हाँ, जब पतंग आए उस टाइम फ्लावर्स फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्लावरिंग जो ट्रीज है वो आने लगे, और उसके बाद शेल्स आए, शेल्स वाले बीज आए। अच्छा ऐसा कुछ है। होगा इसका। पूरा क्रम मैंने देखा कि जिम्नोस्पर्म पहले है, तो हम्म विदाउट शेल वाले बीज जो है वो पहले है, उसके हम्म, बाद फ्लावर्स और फ्लावर्स के बाद शेल्स वाले बीज आए हैं। ऐसा सीक्वेंस मैंने इसमें देखा। तो वो भी एक कहानी होगी उसकी, विकास क्रम की, क्योंकि बिल्कुल वो खाते उसको आप हैं। प्रयोजन से जोड़ लीजिए और सबके प्रयोजन लिए से जोड़ ये दीजिए। जोड़ा, हाँ जैसे कि उसके बाद जो फ्लावर, ये जो बीज वाले प्लांट्स है उसको जो एनिमल्स खाते होंगे, उसमें अंदर डाइजेस्ट बीज ना हो जाए, और बीज ऐसे ही थोड़ा प्रोसेस होके बाहर निकले, और फिर वो मतलब वो उसका शेल टूटे, और उसके बाद वो बीज का सोइंग हो जाए, उसके कारण होंगे। और वो वाले बीज जो है जिसका शेल नहीं, वो डायरेक्ट मतलब जमीन पे गिरे और फिर वो उसका उगना हो जाए, सोइंग हो जाए, उस प्रकार का कुछ प्रयोजन मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो अनुमान उसके क्षमता बाद ही वो खाने देखना वाले एनिमल्स हैं। चाहिए। बिल्कुल है ना? मैंने कहा देखिए मनुष्य में कल्पनाशीलता अनुमान क्षमता रहती है, इसी विधि से दर्शन होता है। अब आप कह रहे हैं ना हम देख रहे हैं, अनुमान लगा करके देख रहे हैं, प्रयोजन के अर्थ में देखते हैं तो लगता है हाँ ऐसा हुआ होगा, ये कारण रहा होगा, है ना? तो मैं और तो उसी बहुत के इसमें बाद वो खाने वाले एनिमल्स आए, मतलब जो शेल्स वाले बीज आए उसके बाद वो खाने वाले एनिमल्स हाँ आए, तो हाँ उसके आंतों के अंदर वो बीज डाइजेस्ट ना हो जाए उसके लिए हाँ शेल आए। है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके, अच्छा ये बताइए, धरती पर देखिए कल्पना करिए कि धरती मतलब बहुत सारे परमाणु, बहुत सारे अंश एक साथ आने लगे, नए नए परमाणु बनने लगे। पहले याद है ना कल जो हमने सुनाई थी कहानी, उसमें गैसेस थी वो इकट्ठे होने लग गई, फिर कंडेंस होने लग गई, सॉलिडिफाई होने लग गई। ऐसा ऐसा बहुत लंबी प्रक्रिया चली, बहुत सारे उल्का पिंड, बहुत सारे दूसरे चीजें आके धरती पर आती रही, है ना? तो इस प्रकार से पदार्थावस्था के जितने भी हमारे पास लगभग 120 जो स्टेबल जिनको हम कह रहे हैं एलिमेंट्स है ना, वो सब हमारे पास उपलब्ध हो गए। और उसके बाद एक मजेदार बात ये घटी कि ऑक्सीजन अभी भी धरती पर नहीं था। कैसे आया वो ऑक्सीजन? मुक्त ऑक्सीजन नहीं था, मतलब फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन नहीं था धरती पर। तो उसके लिए क्या हुआ, कुछ याद है आपको? कौन आके बना के गया वो ऑक्सीजन? वरुण देव या फिर कौन बना के गया? यस, उस उसके जीवाश्म स्ट्रोमेटोलाइट, भी। हाँ, हाँ, बताइए। उस स्ट्रोमेटोलाइट का कुछ घटना हुआ ना, उसी उसी के हाँ, बाद छोटे ऑक्सीजन छोटे आया। बैक्टीरिया थे, नीले हरे बैक्टीरिया है ना, जिसके हमने जीवाश्म देखे, तो उन्होंने यस, आकर ब्लू के एंड ग्रीन बनाया। बैक्टीरिया, ब्लू एंड हाँ, ग्रीन बैक्टीरिया, यस। तो यहाँ पर जो है ना वरुण देव की जगह हमारे पास यही है, मुक्त ऑक्सीजन को पैदा करने वाले बैक्टीरिया, जिन्होंने इतनी ऑक्सीजन पैदा करी कि एक समय पर ओजोन लेयर भी बन गई। ठीक है, अच्छा, बस डीएनए का फुल फॉर्म, निमिषा दीदी को छोड़ के किसी को जिसको याद रह गया हो, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ और भी ध्यान से सब सुनते रहें। क्लिष्ट है ना ये सब भाषाएं भी, साइंस भी उतना ही क्लिष्ट है। क्लिष्ट मतलब कॉम्प्लेक्स। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मन में अपने बार 3-4 बार बोलिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शरीर के तापमान का नियंत्रण किस जीव से शुरू हुआ? शरीर के तापमान का नियंत्रण, देखिए हमारे भीतर शरीर के तापमान का नियंत्रण है ना? चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो, है ना, या बाहर कितनी भी गर्मी हो, हमारे शरीर का तापमान एक निश्चित जगह पर रहता है। जरा भी ऊपर आगे बढ़ता है, घटता है, उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये गड़बड़ हो रही है ना, या बुखार चढ़ गया या ठंडा पड़ने लग गया आदमी। ठीक,
तो मुझे बताइए, ध्यान से ध्यान कीजिए, कहाँ से शुरू हुआ? शरीर के तापमान का नियंत्रण किस जीव से शुरू हुआ? गर्म खून वाला। गर्म खून वाले, वेरी गुड। जीव कौन सा था वो? बिल्कुल सही। हवा में कोई, उड़ने वाले। हाँ, हवा में उड़ने वाले, बिल्कुल। तो क्या कहेंगे उसको? पक्षी। डायनासोर या मॉथ भी पक्षी। बोलते हैं। ये डायनासोर से, काइंड ऑफ डायनासोर से ही वो आए, फ्लाइंग डायनासोर बोल सकते हैं हाँ, उसको। फ्लाइंग डायनासोर से छोटे पक्षी थे, लेकिन हाँ, फिर बाद में वही Yes, चीजें आगे बढ़ करके फिर वो उड़ने वाले डायनासोर तक वो विकसित हुई, yes, है ना? yes. अच्छा, ये बताइए, डायनासोर की बात हो, धरती पर डायनासोर का राज्य लगभग कितने समय तक चला? कितने लंबे समय तक वो यहाँ पर रहे, शुरुआत से अंत तक? 6.5 crores. वेरी गुड, 6.5 करोड़। काफी लोग Thank ध्यान you. से सुन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अच्छा, आपने ये नोटिस किया, पृथ्वी पर घास बहुत देर से आई है, बंदरों के Yes, आने के ठीक पहले घास आई। पहले ऐसा 3.5 लगता, crores before, हाँ, ऐसा 3.50 लगता crores. था, राइट, ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि घास जो है ना बहुत पहले से आ गई होगी, लेकिन ऐसा मुझे नहीं भी हुआ, है ना? मुझे भी यही आज सुना तो हाँ, लगा कि पहले घास आई होगी, लेकिन ऐसा हाँ, नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, ये मजेदार है। और हम देखिए, हाँ। हम खाते घास ही हैं, हम गेहूं भी घास है, चावल भी घास है, हम घास ही खाते हैं एक्चुअली, है ना? घास के बीज खाते हैं। तो ये मुझे आज बड़ी एक जानने जैसी एक बात मिली, है ना? और मानव भी लेट आया तो फिर घास भी लेट आएगी ना, मानव के जैसे ही हाँ, आएगा ना। मानव के मतलब जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं, उनके ही ठीक पहले घास आई है। ये बहुत जबरदस्त बात जब है ना? जिसकी जरूरत थी तब वो सब आ गया बस अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। तो इसको हम कह रहे हैं स्वभाव में देख पा रहे हैं, प्रयोजन के क्रम में देख रहे हैं। प्रकृति में ना हिंसा नहीं है, ऐसा लगता है जैसे बड़ी हिंसा हो रही है। उसका प्रयोजन अभी समाप्त हुआ न, एक उत्सव के रूप में विघटन है, एक उत्सव के रूप में ही किसी चीज का विनाश है ना? मैं ऐसा देखती हूँ। मैं जब दर्शन को पढ़ती हूँ तो मुझे ये एक आश्वस्ति होती, किसी भी चीज का जाना भी उतना ही उत्सव है जितना किसी नई चीज का आना, है ना? तो ये मुझे एक इससे बड़ा विश्वास बनता है। अच्छा, आखिरी प्रश्न, आइस एज जो है वो कितने हजार साल पहले आई? ऑलमोस्ट करीब 70,000 साल पहले आई, ठीक है? 70,000 साल बहुत ज्यादा दूरी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है? तो लास्ट में फिर आइस एज आई, और आइस एज के बाद फिर धरती धीरे 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 सामान्य होती गई, और हम यहाँ तक विकसित होकर के आ गए। और पिछले 100 सालों में हमने जो गदर काटी है धरती पर, है ना? वो मतलब अभी क्या कहा जाए। लेकिन मुझे लगता है, अगेन, जैसे हमने कल डिस्कस किया था ना, कि जितना समस्त गतियां दबाव से प्रवाह में है ना? तो दबाव जैसे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, है ना? दबाव बढ़ते ही चला जाएगा जितना हम यहाँ पर ये कर रहे हैं ना। तो मुझे लगता है समझने के लिए भी दबाव बहुत तेजी से बढ़ेगा लोगों पर, है ना? सही करने के लिए बिल्कुल लोग भागेंगे एकदम। ठीक, चलिए, तो आज हम पठन तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको ध्यान में दिलाना चाहती हूँ, कल पूछूंगी, क्योंकि ये सब आवश्यक चीजें हैं। तो अमानवीय प्रवृत्तियां जो हैं, उनके साथ जुड़े कुछ आवेग हैं हमारे अंदर, कुछ इम्पल्सेस जैसे हमको फील होते हैं, ठीक? उनको नोट कर लीजिए। संग्रह का जो आवेग है उसका नाम है लोभ। संग्रह प्रवृत्ति रहती है, और भीतर से आवेग, कैसे आवेग मतलब सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, इम्पल्सेस आते हैं। तो लोभ का इम्पल्स आता है, ठीक है? और आवेग के सामने ही लिख लीजिए समस्या। तो इसमें होता क्या है, समस्या किस विधि से दिखती है? शोषण समस्या के रूप में प्रकट होता है, शोषण होना शुरू हो जाता है। अमानवीय प्रवृत्ति संग्रह है, आवेग लोभ है, और समस्या क्या है? शोषण के रूप में दिखता है वो, ठीक? पूरे समाज में व्याप्त हो जाता है ना? अगला है द्वेष। अमानवीय प्रवृत्ति है द्वेष। तो आवेग के रूप में क्या प्राप्त होता है? विरोध। अंदर से कॉन्फ्लिक्ट जैसा फीलिंग आता है हमको, है ना? वैर जैसा होता है, विरोध होता है, ठीक? समस्या के रूप में क्या दिखाई पड़ता है? द्रोह विद्रोह, द्रोह विद्रोह, ठीक है? ओके। अगली अमानवीय प्रवृत्ति है अविद्या। तो अविद्या का जो प्राप्त आवेग है वो अज्ञान, है ना? अज्ञान। और समस्या के रूप में क्या है? भ्रम व्याप्त हो जाता है। यू विल सी कंफ्यूज पीपल ऑल अराउंड, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, है ना?
जाना कहाँ है और बस गाड़ी कहीं घुमा रहे हैं अपनी, ऐसा ये भ्रम के रूप में दिखाई पड़ता है। अभिमान के रूप का जो आवेग है वो है उद्दंडता, ठीक है, उद्दंडता या आवेग उद्दंडता के रूप में आवेग दिखाई पड़ता है। और समस्या क्या है, अपराध तक पहुंच जाती है बातें, है ना, अपराध। अमानवीय प्रवृत्ति भय के लिए आवेग है आतंक, टेरराइज करने का जो एक फीलिंग रहता है ना, वो इम्पल्स आता है टेरराइज करना किसी को, आवेग है आतंक, और समस्या है हिंसा। ये दिखता किस रूप में है, हिंसा के रूप में दिखता है, आतंक के रूप में आवेग प्राप्त होता है। ठीक, तो कल मैं फिर से पूछूंगी, सारी चीजें जहां से शुरू किया वहां से हम कंटिन्यू करते हुए पूछते जाएंगे और फिर आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, बढ़िया। चलिए, और किसी को कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इतने सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद, है ना, रेगुलर जुड़ते रहिएगा और हमें आप सबके जुड़ने से बहुत हौसला होता है, ठीक है। चलिए, बढ़िया, ओके, हाँ जी, हाँ अंकित भैया आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलिए एक बार जी। हैप्पी टीचर्स डे। अरे आज तो टीचर्स डे, सही बात है, तो हमारी हैप्पी टीचर्स डे। यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सेम टू यू। हम सभी किसी ना किसी रूप में टीचर हैं ही, है ना, परिवार समाज की इकाई के रूप में हमेशा टीचर बने रहते हैं, और हमारे गुरु जो हमारे सबसे बड़े टीचर हैं, है ना, उनको हम सभी विश करते हैं, भाव रूप में हमारी विशेष उनके तक पहुंचेंगी ही। तो क्या बात है, क्या बात है। आज मतलब इंग्लिश गुरु पूर्णिमा है। इंग्लिश गुरु पूर्णिमा है, बिल्कुल बिल्कुल, हर दिन गुरु का ही दिन है मुझे लगता है, एक हिसाब से अगर वही देखा जाए तो, है ना? वही मतलब वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में ही देखना पड़ेगा कि हर दिन टीचर्स डे है ना, सही बात। क्योंकि हम घटनाओं से लर्न करते हैं, समाज से लर्न करते हैं, वातावरण से लर्न करते हैं, कितने हाँ, सारे जगह से लर्न करते हैं। किसी ने बिल्कुल हाथ रेज किया। एकदम। सुरेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, सुरेश भाई कुछ कहना चाहते हैं कि गलती से हाथ शायद उठ गया? चलिए, तो ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए हरिहर, है ना, मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। नमस्ते। हरि हर नमस्ते। हरि यार। अरे यार।